शुरू कर रहे हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखो 11th में आपको एक स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा था इकोनॉमिक्स के माइक्रो के बाद स्टैटिस्टिक्स था, याद है? वो स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और ये उसका अगला पार्ट है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स है क्या? बेसिकली इट इज अ साइंस ऑफ एवरेजेस। साइंस ऑफ एवरेजेस का मतलब क्या है? पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वैल्यू ली जाती है जो पूरे डेटा के फीचर्स को डिपिक्ट करता है। एग्जांपल के लिए इफ आई से कि क्लास का एवरेज परसेंटेज इज 80, तो दैट डज मीन कि क्लास का क्वालिटी क्या है। से फॉर एग्जांपल कोई दूसरा क्लासरूम है जहां पर बताया जा रहा है कि क्लास का एवरेज परसेंटेज इज 92%, सो ऑन एवरेज आप बोले टेंस, आपका मन करता है कि जिसका एवरेज 92% है वो ज्यादा स्टूडियस है, ज्यादा मेहनती है, जितना होमवर्क दे उतना करने वाले में से है ना? पूरी स्टैटिस्टिक्स तो साइंस ऑफ एवरेजेस के बारे में बात करते हैं। एक नंबर जो रिप्रेजेंट करेगा द एंटायर डेटा। कुछ दिनों पहले हमारी बात, कुछ महीनों पहले बात हुई थी मास्टर्स यूनियन के बारे में, राइट? और एवरेज पैकेज उनका ऐसा ऐसा आया, लाइक फर्स्ट उनका जो बैच था पीजी का, जिसका एवरेज पैकेज वाज हायर देन द एवरेज पैकेज ऑफर्ड टू द कैंडिडेट्स रादर स्टूडेंट्स फ्रॉम IMA अहमदाबाद के स्टूडेंट को जो एवरेज पैकेज मिला उससे भी बेहतर मिला था। उस समय मुझे याद है तुमने ही मुझे बोला था कि एवरेज पैकेज से बेहतर है मीडियम पैकेज देखा जाए, राइट? सो मीडियन पैकेज क्यों देखा जाए? बिकॉज एवरेज जो हाईएस्ट वाला वैल्यू है उसका वेट काफी सारा लोड कर देता है एवरेज के ऊपर, जब मीडियन के केस में एक्सट्रीम वैल्यूज अफेक्ट करती ही नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? से फॉर एग्जांपल अगर है 10, 11, 12, 13 और 14, व्हाट इज द एवरेज? 12। एंड व्हाट इज द मीडियन? 12 स्टिल, करेक्ट है। बट से फॉर एग्जांपल ये 10 नहीं 100 हो जाता है, सो इसका एवरेज कई गुना ज्यादा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 18, 20 हो जाएगा ना? नहीं 30, इसका एवरेज विल भी 30। 18 से बढ़ेगा तो 12 और 18 30। स्मार्ट, नाइस। तो 30 हो जाता है एवरेज, करेक्ट? बट स्टिल मीडियम इज 12। जस्ट बिकॉज आपका एवरेज पैकेज, सॉरी, जस्ट बिकॉज दी हाईएस्ट पैकेज, मतलब इक्का दुक्का बच्चा स्मार्ट निकल जाता है, वो इस नंबर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है। तो कुछ कुछ केसेस में एवरेज या मीन से ज्यादा बेहतर डिपिक्शन देता है मीडियन, राइट? सो आपको केस टू केस डिफर करवाने पड़ेंगी सिचुएशंस, केस टू केस आपको स्टडी करना पड़ेगा और बेस्ड अपॉन दैट आपको इन्फरेंस निकालना पड़ेगा, सॉरी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप यूज करोगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली होते हैं 5। मीन उसमें 3 आते हैं, एक अरिथमेटिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा हार्मोनिक मीन। इसके बाद आता है मीडियन और लास्टली आता है मोड। जनरली बायोलॉजिकल केसेस में मोड ज्यादा इस्तेमाल होता है। इससे पहले भी बात हुई है शायद इसके ऊपर हमारी कि एवरेज नंबर ऑफ कान कितने रहेंगे, ईयर्स 2। एवरेज नंबर काफी कम रहेगा, 1.9796 के आसपास रहेगा, बट मोडल वैल्यू विल भी 2। लोगों को 2 ही कान होते हैं ज्यादातर। व्हाट इज मोड? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डेटा या ऑब्जर्वेशन, ठीक। सो ये तो हो गया पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के बारे में। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की अगली स्टेप है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक क्या कहता है? एक होती है पॉपुलेशन, ओके? ये पॉपुलेशन के बारे में आपको कुछ एनालिसिस करना है। अब देयर इज ऑलवेज समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अकाउंट्स की थियरी हुई क्या आप लोगों की पढ़कर समझकर? ओके, डू यू अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन? या टेल मी व्हाट इज डेप्रिसिएशन? Are you certain about the amount? Say for example, that AC 50,000 का लिया था और 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है हमारा और हम उसे 10% डक कर रहे हैं, तो 5,000 a year SLM चल रहा है, अज्यूम कर रहा हूँ। तो 5,000 एक साल का निकल जाएगा, अगले साल और 5,000 का निकलेगा, उसके बाद कोविड आ गया, फिर उस साल तो एसी चले ही नहीं, बच्चे ही नहीं थे, ऑनलाइन ही चल रहा था। सो उस सिचुएशन में डेप्रिसिएशन चलाना बनता नहीं है, बट लेना भी पड़ेगा, राइट? पहले साल में शायद बहुत ज्यादा इसका यूसेज हुआ, 24 घंटे के दिन में अराउंड 18 घंटा अगर एसी चल रहा है तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन मल्टीपल शिफ्ट की वजह से ज्यादा होना चाहिए,
बट स्टिल हमने 5,000 ही लिया। सो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमारा एस्टिमेशन होता है, अग्रीड और नॉट, इट्स नेवर एक्चुअल। बैड डेट और आरडीडी तो सुना ही होगा आपने फाइनल अकाउंट्स में। व्हाट इज आरडीडी रेहान? दैट इज बैड डेट बेटा। आरडीडी इज डिफरेंट देन बैड डेट। आरडीडी इज शॉक अब्सॉर्बर, शॉक अब्सॉर्ब करता है। देयर इज सम कांसेप्ट कॉल्ड, अभी जो अकाउंट्स में घुस गया चलने दो कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज मैचिंग, मैचिंग कांसेप्ट। क्या कहता है? हाँ हाँ बोलो। नहीं, फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, दिस इज नॉट मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर आपने किसी पर्टिकुलर साल में इनकम कमाई है तो उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस भी उसी साल में डेबिट करना चाहिए, अगले सालों में नहीं जाना चाहिए। दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक्सपेंस इनकम मैच होना चाहिए। जनरली इनकम टैक्स में तो ये बहुत काम आता है। सी फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है जिसमें टैक्स मुझे पे करना पड़ता है, सपोज ये, और एक दूसरा बिजनेस जिसमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, सी फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी तो खर्चे होते हैं। सो अगर एग्री में इनकम है हमारा 10 लाख और खर्चा है 6 लाख, और यहाँ पर भी इनकम है 10 लाख और खर्चा है 6 लाख, तो दोनों में 4-4 लाख का प्रॉफिट है। यहाँ 4 लाख पे टैक्स भरना है और वहां 4 लाख पे टैक्स नहीं भरना है, बिकॉज दैट इज एक्सेप्ट, है ना। इस सिचुएशन में मैं क्या प्रेफर करूंगा, उधर का एक आध खर्चा इधर डेबिट कर दूं, जिससे कि उधर का प्रॉफिट 4-4 के बजाय उधर हो जाए 5 और इधर हो जाए 3। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की तौहीन है। दिस इज ब्रीचिंग ऑफ द मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये कहता है वहां नहीं यहाँ लगाओ। ये तो सिर्फ बिजनेसेस के बारे में हुआ, ये पीरियड के ओवर भी चलता है, ओवर द पीरियड भी चलता है। सो आरडीडी क्या कहता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। सेल कब हुआ? इस साल हुआ। डूबेगा कब? अगली साल। तुरंत ही नहीं डूबता है, वो पैसा लेके भाग ही नहीं जाता है, हम उसको कॉल करते हैं। अपने लॉ अगर थोड़ा बहुत पढ़ा तो आपको पता होगा 36 मंथ्स अगर अनसिक्योर्ड डेट है तो 36 मंथ तक के जिंदा है, तब तक के आप केस फाइल कर सकते हो। उसके बाद आप, ये लीगली एनफोर्सेबल डेट बचती नहीं है, इसे टाइम बार डेट कहा जाता है। टाइम बार्ड, ये आरआरडीडी, टाइम बार डेट। इसके बाद यू कैन नॉट मूव टू कोर्ट। किधर गया? इसके बाद आप कोर्ट में जा नहीं सकते, तो इसलिए 36 महीने के अंदर रखना है। लॉ को थोड़ी देर बाजू में रख देते हैं। अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो एक डेटर जिसका 2010-11 में सेल हुआ था, ये 2013-14 तक के जिंदा था डेट। एक्चुअली 3 साल से ज्यादा हो गया, बट ठीक है, राइट। अब अगर यहाँ हमें वो पैसा नहीं मिला तो हम एक नई एंट्री पास करेंगे, दैट विल बी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स गया और बैड डेट। अब एक्चुअली ये बैड डेट अल्टीमेटली जाती कहाँ है? पीएनएल। ये तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के खिलाफ हो गया। पैसा कमाया कब आपने? यहाँ, और खर्चा कब बता रहे? यहाँ। एक्चुअली लॉस, ये गलत हो जाता है। तो ये ना हो इसके लिए इसी साल हम एक नई प्रोविजन बनाकर रखते हैं आरडीडी, और जब एक्चुअली बैड डेट आई, अगर आई तो इस केस में यहाँ पर पीएल को डेबिट ना करते आरडीडी को डेबिट किया जाता है, राइट। ये सब अंदाजे से चलता है। दिस इज ऑल एस्टिमेशन। व्हाई? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। भाई आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट करनी चाहिए, दिस इज अ प्री कंडीशन। हम कहते हैं कि हमारा बैलेंस शीट है, हमारा पीएनएल है। सो इसके अंदर 3 फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न और अक्रूवल। सुना है कि ये? सॉरी। सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो कंसिस्टेंसी आपको क्या कहती है? एक टाइप ऑफ या एक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपने लिया तो सालों साल वही चला है, एक्सेप्शनल केसेस में उसको चेंज कर सकते हैं। 2 ही केसेस है, छोड़ दो उसको। सो ऐसा होने के बाद में आप कभी कभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो। क्या? कि भैया हम जो काम कर रहे हैं उसके से फायदा क्या हो रहा है, और जो काम कर रहे हैं उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व कितनी है। क्या डेप्रिसिएशन, से फॉर एग्जांपल ये एयर कंडीशनर 50,000 रुपए का, इसका एग्जैक्टली कितना पैसा खराब हुआ या फिर कितना रिडक्शन आया है उतना पीएल को डेबिट करना चाहिए। तो एग्जैक्ट निकालने जाऊं तो शायद मुझे कोई इंजीनियर लगेगा, कोई एक्सपर्ट पर्सन लगेगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल लेकर बैठने पड़ेंगे, मुझे देखना पड़ेगा कितना समय ये रन हुआ, उस समय क्लास की ऑक्यूपेंसी कितनी थी, एक्चुअली टेम्परेचर कितना था, मोड कौन सा चल रहा था, स्विंग चल रहा था नहीं चल रहा था, बाहर का टेम्परेचर या फिर उसके अंदर क्या था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड रहेगा इसका लाइफ कितना कम हुआ है। इससे मैं एग्जैक्ट फिगर निकल सकता है, बट इज इट वर्थ इट? क्या ये वर्थ नहीं है? तो हम क्या करते हैं, कितना खर्चा लग रहा है वो चीज करने में, उसका बेनिफिट क्या है, इसको एनालाइज करते हैं। ऑन द सेम लाइन स्टैटिस्टिक्स में भी हम एक पॉपुलेशन के बारे में कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एनालिसिस करना चाहते हैं। दैट रिक्वायर्स रिसोर्सेस, एंड दैट रिसोर्सेस आर, दोस रिसोर्सेस आर नथिंग बट कॉस्ट। और इसके अगेंस्ट में बेनिफिट क्या है ये चेक किया जाता है, जैसे सेंसस। पॉपुलेशन का डेटा जमा करने के लिए गवर्नमेंट को लगता है सेंसस, और इसके बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में अभी कुछ महीनों पहले लाड़की बहन योजना चालू हुई, तो इन्होंने 1500 रुपए क्यों दिया, 15,000 रुपए क्यों नहीं दिया? ज्यादा भी तो दे ही सकते थे,
क्या हुआ होगा, सेंसस से डेटा उठाया होगा कि इस एज ग्रुप में 18 से 65 एज ग्रुप में कितने विमेन है जो एलिजिबल है, और उन एलिजिबल विमेन को देने के लिए हमारे पास पैसा कितना है, इन दोनों का रेशियो लगाओ, वो समवट आया होगा 1700 1800, तो 1500 इन्होंने लगवा दिया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कॉस्ट या रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बट इसके बेनिफिट भी है, हर केस में नहीं होता है। तो फिर पूरा 100% पॉपुलेशन स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल। तो इस पॉपुलेशन से एक छोटा सा सैंपल उठाया जाता है, सैंपल उठाया जाता है, इस सैंपल को स्टडी किया जाता है। इस सैंपल से जो भी हमें आउटपुट चाहिए है, मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, प्रोपोर्शन हो सकता है, स्टैंडर्ड डिविएशन हो सकता है, वैरिएंस हो सकता है, मीन डेविएशन हो सकता है, रेंज हो सकता है, या कोई भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन हो सकता है, वो सैंपल का ड्रॉ किया जाता है। और क्योंकि ये सैंपल रिप्रेजेंट करता है एंटायर पॉपुलेशन को, हम कहते हैं इस सैंपल का ही मीन इस पॉपुलेशन का मीन है, इस सैंपल का ही मीडियन इस पॉपुलेशन का मीडियन है, राइट। और बेस्ड अपॉन दी स्टैंडर्ड डिविएशन आप देख सकते हो कि सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन कितना डेविएट होता है एक दूसरे से, और उसके बेसिस के ऊपर एक यूनिफॉर्म रूल लगा कर रख सकते हो कि जब भी हम एक पॉपुलेशन से सैंपल निकालेंगे, सैंपल की स्टडी करने के बाद वही एलिमेंट पॉपुलेशन का लाने के लिए इंटरपोलेट करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल इसका मीन आया 20 और हमको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन 2% ऊपर नीचे, तो हम क्या बोलेंगे 20 का 2% कितना होता है, मतलब 0.02 होगा। तो इसका मीन क्या रहेगा 19.98 से लेकर 20.02 तक के, इसके बीच में इसका मीन आएगा, राइट, विच इज फेयर इनफ। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, अभी कल इलेक्शंस होंगे, वोटिंग हो जाएगा गवर्नमेंट, और तुरंत देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एग्जिट पोल। सुना है क्या, क्या होता है ये? एक मिनट, कोई बाहर से वर्ड सुना मैंने, एग्जिट का और बाहर का कुछ करेक्शन नहीं है। यस, और बेस्ड अपॉन सम सैंपल, सबसे तो पूछा नहीं गया, पहला। दूसरा, हमारी लोकशाही या क्या है हमारा डेमोक्रेसी, सॉरी, डेमोक्रेसी तो ऐसी कहती है कि वोट शुड बी सीक्रेट, है ना, गुप्त मतदान कहा जाता है, बट फिर भी पूछा जाता है, बताया जाता है, या नहीं भी पूछा गया तो भी सैंपल कलेक्ट किया जाता है, डेटा लोगों से पूछा जाता है, बेस्ड अपॉन दैट हम कह सकते हैं कि, या फिर ये इलेक्शन वाले, सॉरी न्यूज चैनल वाले डेपिक करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, नॉट डेपिक, प्रेडिक्ट करते हैं कि इस इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी को इतने सीट्स मिलेंगे, महायुति को इतने सीट्स मिलेंगे, अपक्ष कितने रहेंगे, वगैरह वगैरह है। सो बेसिकली ये एग्जिट पोल क्या है, सैंपल का स्टडी, क्योंकि मुझे तो कोई कभी पूछने नहीं आया और मैंने काफी बार वोटिंग किया, 6-7 बार हो गया मेरे। समझ में आ रहा है आपको? तो सैंपल के बेसिस के ऊपर, सैंपल के बेसिस के ऊपर पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में जब आप कुछ प्रेडिक्ट करते हो, आप यूज करते हो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्फरेंस, सुना होगा ये वर्ड, इन्फरेंस। साइंस में, साइंस के प्रोजेक्ट्स में 10th में किया होगा आपने। हाँ, अभी भी पैसे से इन्फरेंस निकालना पड़ता है। ओ व्हाट इज इन्फरेंस? कंक्लूड करना, डिसाइफर करना गलत वर्ड हो जाएगा। कंक्लूजन, कंक्लूजन नहीं, अंदाजा लगा सकते, तो दैट इज इन्फरेंस। हमारे पास 100% डेटा नहीं है चेक करने के लिए, तो सैंपल की स्टडी करके सैंपल का एक स्टैटिस्टिक निकाला जाता है, और ये सैंपल के स्टैटिस्टिक को इंटरपोलेट किया जाता है पॉपुलेशन का पैरामीटर ढूंढने के लिए। ये पैरामीटर वर्ड इससे पहले आपने सुना है, हाँ या नहीं? कहाँ सुना? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट। कितने डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे आपने? पहला बाइनोमियल, दूसरा सॉरी, और तीसरा नॉर्मल, राइट। ये इसमें कितने पैरामीटर्स थे? इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2। बाइनोमियल में कौन से थे? n और p, इसमें लैम्डा विच इज ऑलमोस्ट n into p, और यहाँ म्यू और सिग्मा स्क्वायर, या मीन और वेरिएंस, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। सो ये क्या है? पूरे पॉपुलेशन का पैरामीटर। तो सैंपल के लिए जो स्टैटिस्टिक होता है वो पॉपुलेशन के लिए पैरामीटर होता है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, एमसीक्यूज में आता है।
इस चैप्टर से अच्छा खासा थ्योरी के क्वेश्चन, आई मीन एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमको थ्योरी बहुत सटीकता से शांति से धीरे धीरे पढ़कर खत्म करनी पड़ेगी, अनलाइक एलएलपी एलपीपी। मुझे बहुत कंफ्यूज होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक एलएलपी है एक एलपीपी, ये कहाँ है शर्वरी? क्यों, वो क्या कर रही है वहां? फजल करो, सॉरी। चलो चला स्टार्ट स्टार्ट करते हैं, पढ़ रहा हूं मैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है फिर से एक बार बता दूं, बढ़ते हैं आगे, पढ़ रहा हूं थियरी। Inferential statistics allows us to make predictions from the data. Guys, इससे क्वेश्चंस बनेंगे एक एक मार्क के, ध्यान देना। In class 11, you have learned that the study of statistics can be categorized in two parts: descriptive statistics और inferential statistics. Descriptive तो आपको बहुत अच्छे से हुआ है 11th में, अभी 12th. About descriptive statistics, you have learned in class 11. In this chapter, we shall learn about inferential stats. We shall learn about population and sample. Population का होता है parameter, sample का होता है statistic. Okay? There are statistical inferences and t-test. देखो बायोलॉजी में बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। आपको सी फॉर एग्जांपल ऐसा लगता है कि आपकी आंखें हल्की हल्की पीली हो रही है, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर क्या बोलेगा? पीलिया हो गया। वो ब्लड टेस्ट बताएंगे, राइट है? बॉडी में एक सिक्रेशन होता है बिलीरुबिन सीरम नाम से, जब आप बहुत ज्यादा वेयर आउट हो जाते हो, थक जाते हो, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप जब टॉयलेट करते हो इट्स बिट येलोइश, पता है ना? वी विल सी, देख लेना। बहुत थक जाते हैं, बहुत जितना आप एक्सर्ट करते जनरली एग्जॉस्ट होते हैं, उससे ज्यादा हुए तो अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लिए उसका एक्सट्रीम अलग रहेगा, हमारा एक्सट्रीम अलग रहेगा, दैट वे। तो बॉडी बिलीरुबिन सीरम सीक्रेट कर दी। तो जॉन्डिस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी बीमारी का लक्षण है या सिम्टम। लिवर खराब होने शुरू होता है, लिव 52 नाम से दवाई आती है, वो ली जाती है। सो बेसिकली क्या कहता है डॉक्टर? कहता है कि ब्लड टेस्ट करता है। ब्लड टेस्ट कैसी होती है? एक दो कतरा खून, बूंद खून की ली जाती है, टेस्ट किया जाता है और बोल जाता है ये खून में बिलीरुबिन सीरम है, मतलब बॉडी में बिलीरुबिन सीरम है, और बिलीरुबिन सीरम सिर्फ क्या बोलते हैं जठर को, लिवर में पैदा होता है। सो इसलिए पी लिया हुआ ऐसा मान लिया जाता है। दिस इज व्हाट सैंपल की टेस्टिंग, और उस सैंपल की टेस्टिंग के बेस के ऊपर एंटायर पॉपुलेशन के बारे में प्रेडिक्शन। ओके, इवन ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट तो बताओगे, जो कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं, वो अक्खा ट्यूमर बाहर नहीं निकालते, ट्यूमर से हल्के से टिश्यूज बाहर निकालते हैं, उसको भेज दिया जाता है टेस्टिंग के लिए। अगर वो कैंसरस है, मतलब क्या बोलते हैं, कार्नेसिरिस, कार्नेसिरिस बोल जाता है ऐसे टिश्यूज को। अगर कैंसर जिसको बोलते हैं कार्नेसिरिस है, तो उसके बेसिस के ऊपर बोल जाता है कि ये ट्यूमर है, नहीं तो ये बॉइल है। गांठ और फोड़ में ये फर्क होता है। अब हिंदी में समझता होगा, गांठ फोड़ बिनाइन होती है गांठ, दैट ठीक है। नाउ पॉपुलेशन। In statistics, the term population does not mean only group of people or animate creatures. In statistics, the term population also refers to the group of objects, events, experiments, observations, procedures, etc. जिला परिषद स्कूल में बच्चों का एजुकेशन की स्थिति, इसकी स्टडी करनी है तो सारे जिला परिषद स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, सैंपल बेसिस के ऊपर 5 उठा लो। अभी जिला परिषद स्कूल एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, है ना? वो कहीं पर भी भर सकती है, एक आध गांव में एक आध पेड़ के नीचे भी जेडपी की स्कूल भर जाती है, राइट है? तो इट्स नॉट एन एनिमेट चीज, इट्स अ कॉन्सेप्ट। तो नॉट नेसेसरी ये पॉपुलेशन का मतलब एनिमेटेड पर्सन या फिर कोई चीज रहे, इट कैन बी एन इनएनिमेट कॉन्सेप्ट आल्सो। फॉर एग्जांपल, all people living in India is a population. Height of all males aged about 25 years in UP, India is a population. Blood pressure of all women aged between 40 and 60 in Delhi भी population है. All registered voters in India भी population है. Maximum temperature in June of all metro cities of India. Amount of rainfall during July and August in India. ये सारे populations है. There are mainly two types of population, एक finite और दूसरी infinite. Finite जिसकी गिनती खत्म होती, infinite नहीं खत्म होती. Finite population is a group of objects, events, experiments, observations, etc. which are countable. Underline कर देना. It is also known as countable population. Finite को countable भी कहा जाता है. For example, citizens of India है भाई billions में है, लेकिन गिने जा सकते हैं. Workers of factory or taxpayers above 60 years in India, etc. Finite population, sorry, infinite population.
The infinite population is group of objects, events, experiments, observations, etc., which are uncountable. It is also known as uncountable population. For example, all stars in Milky Way, number of bacteria in person's wound, etc. Bacteria plural is singular है. Is singular. Is podium, podia, medium, media. Bacterium, bacteria. Okay, now sample. What is sample? A sample is a smaller group of members of population selected to represent the population. A population contains large number of members, so it is difficult to investigate about the population by taking all the members. Therefore, to study about a population, we select some members of the population called sample. Underline करो. Population के कुछ members को चुना जाता है जिसे हम sample कहते हैं. अभी देखो sample लिया कैसे जाता है. जब मैं छोटा था, I mean CA कर रहा था, उस समय बजाज ऑटो लिमिटेड सुना है आपने? बजाज, जिनके अराउंड 1100-1200 परचेज बिल आता है, और जब ये डीलर्स को गाड़ियां बेचते हैं तो कंसाइनमेंट पे भेजी जाती है, सेल्स नहीं होता है तो गाड़ियां भेजी जाती है, उसके कंसाइनमेंट आउट की रिपोर्ट्स आते हैं, इनके 1100. जस्ट इमेजिन द क्वांटम ऑफ द नंबर ऑफ वाउचर्स इन द एंटायर ईयर, और हमको 7 दिन में स्टैट्यूटरी ऑडिट खत्म करना पड़ता है. औरंगाबाद ये क्या है, वालुच, चाकंड, अक्रूडी और सीधा पन्नगर, 7 दिन में सब खत्म करने. इतने सारे वाउचर्स कैसे करें? तो हम क्या करते हैं, रैंडमली वाउचर्स चुनते हैं, जिसको हम सैंपल कहते हैं. 100% नहीं चेक होता. 100% चेक होने के लिए इंटरनल ऑडिट होता है, हम स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं. तो सैंपल पिक करने के लिए भी कुछ रूल्स लगाने पड़ते थे. वो रूल्स अगले पेज पर है. मतलब ये ऑब्वियसली सारे रूल्स नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग होती है. से फॉर एग्जांपल, मैं हूँ क्वालिटी इंस्पेक्टर आपके फैक्ट्री में, आप बल्ब बनाते हो और मैं हर 15वां बल्ब चेक कर रहा हूँ जल रहा है नहीं जल रहा है. आप क्या करोगे? हर 15वां बल्ब सही है या नहीं ये चेक करने की कोशिश करोगे. बीच के 14 बल्ब आपको भी पता है मैं देखने नहीं वाला, तो उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता. करेक्ट है? सो इस केस में बाकी 14 बल्ब की क्वालिटी खराब हो सकती है. इसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग. प्रोबेबिलिटी बाकी लोगों की है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. समझा? दूसरा, गोल्ड वाले सर, ओ सर, बीआईएस मार्क कैसे लगता है, हमको प्रोसेस समझाइए. जेवरात पे बीआईएस मार्क होता है, आप कैसे लगवाते हो? व्हाट डू यू डू? आप ही करोगे? और फिर कहाँ जाती है? हम तुमको पूरी प्रोसेस पता है क्या? देखो, गवर्नमेंट ने बीआईएस मार्क मैंडेटरी करके रखा है अब, लेकिन ये इन हाउस फैसिलिटी बनाना लाइक करोड़ का खर्चा है, हर कोई नहीं करता. डेप्यूटेड, हाँ, उसका बिजनेस शुरू किया है लोगों. सो क्या है, अभी से फॉर एग्जांपल सर के शॉप में जो कारागिर है उन्होंने 100 अलग अलग डिजाइन के हार बना लिए. अब इन सबके ऊपर 22 कैरेट 20 कैरेट जो भी है मार्क चाहिए. अब क्या किया जाए, तो ये सारे के सारे भेज दिए जाते हैं उस फैसिलिटी में. वहां पर रैंडमली कोई भी एक चुना जाता है, उसको पिघलाया जाता है, कैरेटोमीटर में उसके कैरेट चेक किया जाता है, और उसका जो आउटपुट आया से 22 कैरेट आया, तो हर किसी में 22 कैरेट का मार्किंग हो जाता है. आई गेस 996 बोलते हैं ना उसे. तो 996 का इंप्रेशन देने का अथॉरिटी 916, तो 916 का इंप्रेशन उस पर दिया जाता है. इसका मतलब अथॉरिटी से बेच सकते हैं 22 कैरेट का है. समझा? अब ये गड़बड़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनको पता ही नहीं कौन सा पिक होने वाला है, इसलिए सारे यूनिफॉर्म तरीके से भेजे जाते हैं. इसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग. दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग, हर एक किसी का प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है चुने जाने का. यस, चलो. A population contains large number of members, so it is difficult to investigate about the population by taking all the members. सारा members नहीं ले सकते because cost benefit analysis में पड़ता भी नहीं. Therefore, to study about a population, we select some members of the population called sample. Sample भी लिया जाता है. अभी देखो सेंसस सस्ता भी कर सकते हैं आप. सेंसस इज व्हाट 100% पॉपुलेशन की स्टडी कर. अराउंड 550 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं पार्लियामेंट में, और वोटिंग होती है. 550 लोगों को सुनना पूछना बहुत मुश्किल है, सुनना बहुत मुश्किल है. तो आवाजी मतदान होता है, सुना है? आवाज करो बोलते हैं, जिसकी साइड की आवाज ज्यादा होगी वो साइड जीती, ऐसा माना जाता है. नॉनसेंस है. पार्लियामेंट में ये हो रहा है इंडिया में. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अलाउड है. और जब ये आवाजी मतदान होता है ना, सारे माइक्स बंद कर दिए जाते हैं. और ये किस्सा पकड़ के कुछ. ओके, अ वेल चोजन सैंपल विल कंटेन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन. तो सैंपल ऐसा सिलेक्ट करो जिसमें सारे पॉपुलेशन का एसेंस आ जाए. सही है? से फॉर एग्जांपल, अभी क्लास में से मुझे रिप्रेजेंटेटिव एक लड़का और एक लड़की चाहिए, लड़के और लड़कियां चाहिए. 4 बच्चे चुनना चाहता हूँ, मुझे बोलो कैसे चुनूं.
3 लड़के और 1 लड़की या 2 लड़के 2 लड़कियां? नहीं ना बेटा, मैं 3 लड़के और 1 लड़की चुनना चाहूंगा क्योंकि लड़कियां कम है तो रिप्रेजेंटेशन कम चाहिए, लड़के ज्यादा है तो लड़कों को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा चाहिए। एंड दैट इज द रीजन यूपी का पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से यूपी के सबसे ज्यादा सीट्स अलोकेट होते हैं, है ना। जंगिस्तान नाम से मूवी देखी है? नेहा शर्मा नाम से एक हीरोइन है, जैकी बकना, तुमने देखी है? फारूक अब्दुल्ला नाम के उसके अंदर एक्टर है जिनकी सेकंड क्लास मूवी थी, उसके बाद उनकी वो लाहौर नाम से एक मूवी आई और उनकी डेथ हो गई। सो इस मूवी में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी का काम किया है, जो परेश रावल ने नायक मूवी में अनिल कपूर के सेक्रेटरी काम किया वैसे। सो इलेक्शंस के जब रिजल्ट आने शुरू होते सबसे पहले वो यूपी का रिजल्ट देखते हैं, और नेहा शर्मा ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछती यूपी ही सबसे पहले क्यों देख रहे हो, तो पूछता है सालों से यही होता है कि हर कोई यूपी के रिजल्ट सबसे पहले देखता है, किसी को नहीं पता क्यों। ऑब्वियसली सीट सबसे ज्यादा वहां है इसलिए वहां से देखा जाता है। क्यों वहां सबसे ज्यादा सीट है, अल्दो इट इज नॉट द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सा है? राजस्थान, बट पॉपुलेशन ज्यादा है तो सीट भी एलोकेट ज्यादा है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा मिलना चाहिए। ओके, a well chosen sample will contain most of the information about the population. The relation between the sample and the population must be such as to allow true inferences to be made about population from the sample. तो सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में ऐसा रिश्ता हो जिससे कि हल्के से सैंपल के स्टडी से भी हमको पूरे पॉपुलेशन के बारे में पता चले। नेक्स्ट पेज, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये हम देखेंगे परसों के लेक्चर में।